हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। विश यू वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन ऑफ स्टडी अल्फा। मेरा नाम है मनीष शर्मा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइव प्रोसेस के लास्ट लाइव प्रोसेस एक्सक्रीशन का कॉन्सेप्ट। तो बच्चे, आज तक हम अभी तक इस लाइव प्रोसेस के अंदर पढ़ चुके हैं लाइव प्रोसेस के 3 कॉन्सेप्ट को, जिसमें पहला था न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन को हमने 2 लेक्चर्स में पूरा किया है। तो जिन बच्चों के लेक्चर छूट गए हैं, लेक्चर रह गए हैं, वो प्लीज जाकर के प्लेलिस्ट में इन लेक्चर्स को वापस देख लेंगे। और आज हम फ्रेश कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं लाइव प्रोसेस का एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। क्या होता है उत्सर्जन, क्या जरूरत है उत्सर्जन की, ये तमाम चीजों का सवाल आज हम इस लेक्चर के अंदर ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कॉन्सेप्ट एक्सक्रीशन को। चलो, बेटा सबसे पहला सवाल ये बनता है कि एक्सक्रीशन होता है क्या। एक्सक्रीशन का मतलब होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? बॉडी से वेस्ट मेटेरियल को डिस्कार्ड करना, बॉडी से वेस्ट मेटेरियल को डिस्पोज ऑफ करना, बाहर निकालना, क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है। लेकिन एक्सक्रीशन और इजेशन ये 2 साउंड लाइक वर्ड्स, और बोल सकते हैं कि लगभग सेम अर्थ वाले जो 2 शब्द हैं, इनका वाकई में अर्थ मतलब सेम है, अलग अलग है? क्या वाकई में इनका अर्थ समान है या अलग अलग है? तो दोनों का अलग अलग मतलब होता है। हमें पढ़ना है एक्सक्रीशन, हमें नहीं पढ़ना इजेशन। चलिए समझते हैं एक्सक्रीशन क्या होता है। तो एक्सक्रीशन का मतलब होता है बॉडी के अंदर तमाम चलने वाली जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में प्रोडक्ट के रूप में बनता है मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। ये बाय प्रोडक्ट शरीर के लिए यूजफुल भी हो सकता है और यूजलेस भी हो सकता है। इनकेस यदि ये बाय प्रोडक्ट यूजलेस है, तो यूजलेस होने के साथ साथ इसका एक और इफेक्ट होता है, दैट इज टॉक्सिक इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। हमारे शरीर पे इनके कुछ विषैले प्रभाव होते हैं। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में बने हुए ऐसे वेस्ट जिनका कोई यूज नहीं है, और साथ ही साथ जिनका शरीर पर दुष्प्रभाव होता है, शरीर पे साइड इफेक्ट होते हैं, शरीर पर टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं, तो ऐसे मेटाबॉलिक वेस्ट का बॉडी से रिमूव कराना ही क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है। तो बहुत साधारण शब्दों में पढ़ें तो शरीर के अंदर बनने वाले मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल क्या है? एक्सक्रीशन है। ठीक है, चले। अब इस मेटाबॉलिक वेस्ट में जो जनरल वेस्ट हमारे पास होते हैं, वो बॉडी के क्या होते हैं? वाटर होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, कीटोन्स होते हैं। यदि फैट ब्रेकडाउन होता है, यदि शरीर के अंदर फैट ब्रेकडाउन होता है, तो ऐसी सिचुएशन में कीटोन्स होते हैं। तो सवाल ये बनता है, फैट कब ब्रेकडाउन होता है? तो फैट ब्रेकडाउन होता है उस समय पर जब पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। पेशेंट की सेल्स शुगर को यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में बॉडी के अंदर जो फैट है वो ब्रेकडाउन होने लगता है, और फैट के ब्रेकडाउन से बनता है बेटा क्या? कीटोन। ठीक है, चले। सो व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन को डिफाइन किया जाता है एज अ प्रोसेस, ठीक है, इट्स एज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल। अरे भाई क्या हो रहा है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। शरीर में से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना। अब एक्चुअली में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं? यही है हमारे शरीर का वन ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट। ध्यान रखेंगे बेटा, क्या है ये? वन ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, वन ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट, जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट में 3 वेस्ट होते हैं। कौन कौन से वेस्ट होते हैं बेटा? द फर्स्ट वन इज अमोनिया, हाईली टॉक्सिक। शरीर के लिए सबसे ज्यादा विषैले प्रभाव रखने वाला यदि कोई नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो वो कौन सा होगा? अमोनिया। ठीक है, शरीर के लिए सबसे ज्यादा टॉक्सिक वेस्ट जो है वो कौन सा है? अमोनिया। नेक्स्ट है यूरिया, शरीर के लिए दूसरा टॉक्सिक वेस्ट, जो अमोनिया से मॉडरेटली या फिर को बोल सकते हैं कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से कम विषैला है, कम टॉक्सिक है, दैट इज यूरिया। और जो सबसे कम टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है, दैट इज नोन एज यूरिक एसिड। तो कौन सा होता है बेटा? यूरिक एसिड। तो 3 नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जो बॉडी के अंदर बनते हैं, इनका नाम है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। लेकिन बॉडी के अंदर तो तीनों बन गए, लेकिन बॉडी में से मेजर मुख्य रूप से कोई एक वेस्ट ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है। ऐसा इस वजह से होता है बेटा कि सभी अमोनिया रिलीज नहीं कर सकते, सभी यूरिया रिलीज नहीं कर सकते, या सभी यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट नहीं कर सकते। कारण है इसका कि हर किसी वेस्ट को, हर किसी नाइट्रोजनस वेस्ट को शरीर से बाहर निकलने के लिए पानी की एक निश्चित मात्रा चाहिए होती है। ठीक है, हर किसी वेस्ट को शरीर से बाहर निकलने के लिए एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है। वहां पर सबसे टॉप रैंक पे आता है अमोनिया। अमोनिया को सबसे ज्यादा पानी चाहिए भाई, अमोनिया को सबसे ज्यादा पानी चाहिए शरीर से बाहर निकलने के लिए। वहीं बात करें यूरिया की, तो यूरिया को थोड़ा कम पानी चाहिए शरीर से बाहर निकलने के लिए। बात करें यूरिक एसिड की, तो सबसे कम पानी चाहिए। अब जिसके पास, जिस भी जीव जंतु के पास जितना पानी है, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से वही वेस्ट बनाता है। क्या ऐसा वो जानबूझ के कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है, ये नेचर, प्रकृति ने अपने आप सेट किया हुआ है कि किसी पर्टिकुलर स्पीशीज, कोई पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीव की कोई पर्टिकुलर, कोई निश्चित प्रजाति एक ही तरीके के वेस्ट को शरीर से बाहर निकालेगी। ठीक है, जैसे कि बात करें, मैंने बताया अमोनिया बेटा सबसे ज्यादा टॉक्सिक है। If ammonia is the most toxic, that it will need a maximum amount of water to get excrete out.
शरीर से बाहर निकलने के लिए यदि अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक है तो सबसे ज्यादा डाइल्यूट करने के लिए इसको सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, सो जिन भी ऑर्गेनिज्म के पास भरपूर मात्रा में पानी क्या होता है, उपलब्ध होता है सफिशिएंट मात्रा में, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा अमोनोटैलिक। तो जिनकी बॉडी से अमोनिया रिलीज होता है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, उनको हम बोलते हैं अमोनोटैलिक। इनको हम बोलते हैं क्या, अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक का मतलब क्या, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने शरीर से अमोनिया को मुख्य रूप से नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में निकालते हैं। वहीं बात करें जो एनिमल या जो ऑर्गेनिज्म यूरिया को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं उनको हम यूरियोटैलिक कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको, यूरियोटैलिक। लेकिन वहीं जो ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालते हैं हम उनको बोलते हैं यूरिकोटैलिक। क्या बोलते हैं इनको, यूरिकोटैलिक। अब जाहिर सी बात है अमोनोटैलिक को ज्यादा पानी की मात्रा है जरूरत होगी, यूरिया वाले को बोल सकते हैं एक मॉडरेट अमाउंट में, ना ज्यादा ना कम। और यूरिक एसिड वाले को सबसे कम पानी मिलता है। मिलने का मतलब नहीं है कि अब जैसे कि मगरमच्छ में यूरिक एसिड बनता है लेकिन क्या पानी नहीं है उसके पास, पानी भरपूर भरपूर मात्रा में। लेकिन बेटा उसका जो विकास होता है ना, जब अंडों में उसका विकास होता है तो विकास के दौरान ही जब वो अंडों में होते हैं ना तो उनको पानी नहीं मिलता है। अंडे के अंदर थोड़ा ना पानी जा पाएगा। मान लीजिए अंडे के अंदर मगरमच्छ अपने छोटे रूप में जब विकसित हो रहा है और उसको पानी की ज्यादा आवश्यकता है तो क्या पानी अंडे के अंदर थोड़ा ना जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो अपने शरीर के अंदर यूरिक एसिड को ही अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि यूरिक एसिड सबसे कम पानी चाहिए होता है यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकलने के लिए। तो इंटरेस्टिंग जानकारी आज आपको यदि इसके रिगार्ड में, इसके संबंध में सबसे पहली बार आज आपको मिली है तो प्लीज सेशन को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, सो हमने क्या समझा कि एक्सक्रीशन का मतलब होता है नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालना, जिसमें अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, और अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड को निकालने वाले ऑर्गेनिज्म का मैंने नाम बताया। तो मछलियां नॉर्मली अमोनोटैलिक होती हैं, ठीक है। जो लिजार्ड होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स होते हैं वो यूरिकोटैलिक होते हैं, और मैमल्स यूरियोटैलिक होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अलॉन्ग विद एक्सेस ऑफ वाटर, इनके साथ जरूरत जो पानी हमारे शरीर के अंदर जो ज्यादा है, ठीक है, सरप्लस अमाउंट ऑफ वाटर है वो भी रिलीज हो जाता है। इसके अलावा सॉल्ट आयंस भी बॉडी से बाहर निकलते हैं और पिगमेंट्स भी बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो इन सभी मेटाबॉलिक वेस्ट का शरीर से बाहर निकलना ही क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। अभी जो एक्सक्रीशन करने का तरीका है ये हर किसी के अंदर अलग अलग तरीके का होता है। हर किसी के पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन के नाम पर एक निश्चित और एक यूनिक नाम होता है, यूनिक ऑर्गन होता है, ठीक है। हर किसी के पास, हर किसी का मतलब यहाँ पे स्पीशीज से है, ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के पास कुछ और है, दूसरे व्यक्ति के पास कुछ किडनी के अलावा कुछ और है, ठीक है। तो एक स्पीशीज के पास एक तरीके का कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, सॉरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज एक्सक्रीशन नॉट रेस्पिरेशन, सॉरी। चलिए, सो बात करते हैं किसकी, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की। कि प्लांट्स, पादपों के अंदर, पादप मतलब क्या होता है, पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे, है ना। सो इनके अंदर उत्सर्जन कैसे होता है, पेड़ पौधों के अंदर उत्सर्जन कैसे होता है ये हम समझेंगे। बेटा पेड़ पौधों के अंदर उत्सर्जन कैसे होगा ये इस बात पर काफी हद तक निर्भर करता है कि वो वेस्ट कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। इसके साथ साथ हर किसी ऑर्गन का वेस्ट डिस्कार्ड करने का अपना एक अलग तरीका होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। सो प्लांट के अंदर बनने वाला वेस्ट या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म से बनने वाला वेस्ट हमारे लिए यूजफुल हो सकता है, जैसे कि रबर, रेजिन, गम्स, ठीक है। ये प्लांट के ऐसे वेस्ट हैं जो हमारे लिए क्या बेटा, हमारे लिए यूजफुल होते हैं, ठीक है। जिसमें क्या क्या आया, जिसमें आया गम्स, रेजिन्स, लेटेक्स, ठीक है, रबर, ये सब चीजें होती हैं। इसके अलावा कुछ एसेंशियल ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल्स में क्या आ जाता है बेटा, एसेंशियल ऑयल में आ जाता है सैंडलवुड ऑयल, ठीक है, सैंडलवुड ऑयल। ये प्लांट के लिए तो वेस्ट है लेकिन हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। शरीर के अंदर, प्लांट की बॉडी के अंदर बनने वाले 3 तरीके के वेस्ट होते हैं ऑन देयर फिजिकल स्टेट, ठीक है। उनकी फिजिकल स्टेट कैसी है इसके आधार पर हम वेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है सॉलिड वेस्ट, जिसका एग्जांपल है रैपिड्स। रैपिड्स क्या होते हैं ना, बहुत बच्चों के मन में सवाल होता है रैपिड्स क्या होते हैं। बुक में रैपिड्स का नाम तो दे रखा है लेकिन रैपिड्स के बारे में बता नहीं रखा है, ठीक है। जब तक आप चीजों को, लिखे हुए शब्दों को इमेजिन नहीं करोगे, उनको विजुअली देखोगे नहीं, तब तक आपको कैसे समझ में आएगा, है ना। सो रैपिड्स क्या होता है बेटा, रैपिड्स होते हैं फ्रूट के अंदर मौजूद कैल्शियम ऑक्सिलेट के क्रिस्टल्स, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सिलेट के क्रिस्टल्स। सो कैल्शियम ऑक्सिलेट के ये क्रिस्टल किस रूप में होते हैं बेटा, सॉलिड रूप में होते हैं। और प्लांट इन सॉलिड क्रिस्टल्स को अपने फ्रूट में, ठीक है, फलों की सतह पर किस रूप में इकट्ठा कर देता है, क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा कर देता है, जिनको हम रैपिड्स बोलते हैं, ठीक है, रैपिड्स बोलते हैं। अनानास का जो होता है ना, अनानास का जो छिलका होता है, छिलके पर रैपिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है जमीकंद, है ना, जमीकंद कचालू की तरह जो बड़ा बड़ा होता है ना, उसकी बॉडी पर भी, उसके अंदर भी क्या होते हैं, उसके अंदर भी कैल्शियम ऑक्सिलेट के
क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, जिनको हम रैपिड्स बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए। इसके अलावा प्लांट के पास लिक्विड वेस्ट होता है, जिस लिक्विड वेस्ट में मैंने आपको बताया कुछ ऑयल्स होते हैं, यूकैलिप्टस ऑयल और सैंडलवुड ऑयल। यूकैलिप्टस आप सभी जानते हैं ना, ज्यादातर बच्चे जो गांव से, जो हमारे साथ जो बच्चे गांव से जुड़ रहे हैं, यूकैलिप्टस को अपने साथ फेमिलियर कर लेंगे एक नाम के साथ। नाम क्या बेटा? नाम है इसका सफेदा। सुना है ना आपने, सफेदा का पेड़। ठीक है, तो ये क्या होता है? यूकैलिप्टस। बड़े ऊंचे ऊंचे प्लांट होते हैं ना, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं इसके, सफेदे के पेड़, है ना। सो यूकैलिप्टस। इसके अलावा गैशियस वेस्ट की बात की जाए तो गैशियस वेस्ट कौन से होते हैं प्लांट में? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। लेकिन खास बात यह है कि गैशियस वेस्ट कौन सा है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि समय कौन सा है। जैसे कि यदि समय है बेटा दिन का, यदि समय दिन का है तो दिन के समय में क्या होगा? दिन के समय में रिलीज होगा ऑक्सीजन। वहीं समय है यदि रात का, समय है ऐसा जिसमें अंधेरा है, तो ऐसे समय में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ठीक है, ऐसा इस वजह से क्योंकि रात के समय प्लांट, पेड़ पौधे सिर्फ और सिर्फ श्वसन क्रिया, रेस्पिरेशन करते हैं। वहीं बात करें ऑक्सीजन यदि प्लांट बाहर निकालता है बॉडी से, तो दिन के समय ऑक्सीजन बाहर इस वजह से निकाल पाता है क्योंकि रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रेस्पिरेशन नहीं हो रही, रेस्पिरेशन भी होती है, लेकिन रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होने वाली CO2 यूज हो जाती है और जो ऑक्सीजन है वो बाहर से लेनी नहीं पड़ती, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में बहुत बड़ी अमाउंट में ऑक्सीजन बनती है। इतनी ज्यादा ऑक्सीजन बनती है कि प्लांट यूज भी कर लेता है उस ऑक्सीजन को, और सरप्लस अमाउंट में यूज के बाद जो बच जाती है मेजॉरिटी अमाउंट को बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्लांट से जो गैशियस वेस्ट निकलते हैं, ये गैशियस वेस्ट इस तरीके से किस बात पर निर्भर करते हैं? निर्भर करते हैं इस बात पर कि समय कौन सा है। यहां पर आपको जो पिक्चर दिखा रखी है, इस पिक्चर में एक पेड़ से निकलता हुआ लिक्विड वेस्ट आपको दिखाया हुआ है कि लिक्विड वेस्ट हम यहां पे कलेक्ट करते हैं, और इस लिक्विड वेस्ट का नाम क्या है बेटा? इस लिक्विड वेस्ट का नाम है रबर। ठीक है, इस लिक्विड वेस्ट का नाम क्या बेटा? इस लिक्विड वेस्ट का नाम है रबर। ठीक है, रबर बनाने के लिए हम इस लिक्विड वेस्ट को, प्लांट के इस लिक्विड वेस्ट को हम अपने काम का बना लेते हैं, यूजफुल बना लेते हैं। ठीक है, चल आगे बात करते हैं। हमें अब आगे समझना क्या कि प्लांट के पास ये तो वेस्ट है, वेस्ट के बारे में तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब सवाल ये बनता है कि प्लांट इन वेस्ट को बॉडी से बाहर कैसे निकालता है। जरूरी बहुत है ये जानना कि प्लांट के पास वेस्ट तो चाहे जैसे भी है, लिक्विड वेस्ट है, गैशियस वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, मैटर ये करता है कि अब हम आगे ये समझ रहे हैं कि प्लांट इन वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालता आखिरकार कैसे है। प्लांट बॉडी से बाहर निकालने क्या करता है? जो गैशियस वेस्ट होते हैं वो तो ऑन द गोइंग ऑन, मतलब ऑन द स्पॉट ऑफ प्रोसेस गोइंग ऑन, जब जिस समय प्रोसेस हो रही है उसी समय पर गैशियस वेस्ट रिलीज हो जाते हैं। गैशियस वेस्ट रिलीज हो जाते हैं बाय द स्टोमेटा, बाय द लेंटिसल्स और बाय द रूट हेयर्स। ठीक है, किस किस से? लेंटिसल्स, स्टोमेटा, रूट हेयर। तो मैं आपको बता रहा हूं जो गैशियस वेस्ट हैं ये रिलीज हो जाते हैं किससे बेटा? ये रिलीज हो जाते हैं, ये रिलीज हो जाते हैं, कलर ये अलग हो गया, हाँ। किससे ये रिलीज हो जाते हैं? बाय स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा के अलावा और किससे रिलीज हो जाता है? रिलीज हो जाता है लेंटिसेल्स से, लेंटिसेल्स। ठीक है, इसके अलावा रूट हेयर। ठीक है, रूट हेयर से क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। ठीक है, प्लांट गैशियस वेस्ट तो एट द स्पॉट निकाल देता है। ठीक है, स्टोर नहीं करता। ठीक है, लेकिन आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेचर के अंदर बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं ना। प्लांट गैस को भी स्टोर कर सकता है ना, प्लांट गैस को भी स्टोर कर सकता है। जैसे क्या? एज्यूम करिए, इमेजिन करिए उस सिचुएशन को कि बहुत तेज धूप पड़ रही है, प्लांट ने स्टोमेटा खोला तो सारा पानी उड़ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में प्लांट क्या करता है? प्लांट रात के समय, जो रेगिस्तान के पौधे होते हैं वो रात के समय अपनी स्टोमेटा खोलते हैं, CO2 एब्जॉर्ब करते हैं और उनको एक एसिड की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। दिन के समय उसी एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और अपना काम फिर से शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये कि नेचर के अंदर हमेशा एक कुछ ना कुछ मिस्ट्री छिपी हुई होती है। लेवल के अकॉर्डिंग हम उस मिस्ट्री को क्या करेंगे? अनरोल करेंगे। क्लियर? चले, प्लांट क्या काम करता है? गैशियस वेस्ट को तो ऑन द स्पॉट रिलीज कर दिया। अब बात आती है लिक्विड वेस्ट की, सॉलिड वेस्ट की। तो लिक्विड वेस्ट और सॉलिड वेस्ट को प्लांट स्टोर कर देता है अपने कुछ ऐसे पार्ट्स में जो आने वाले समय में उससे डिटैच होने वाले हैं। लेट्स से आज दिन सोमवार का, और सोमवार के दिन में यदि किसी पेड़ को लगता है कि भाई ये फ्रूट जो मेरे पास अभी अटैच है ये बुधवार तक गिर जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन ये प्लांट क्या करता है कि बॉडी के अंदर बने हुए वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करके उसी फ्रूट तक पहुंचाता है, और बुधवार को जब ये फल टूट के गिरेगा तो इससे क्या फायदा हुआ? प्लांट को छुटकारा मिल गया उस वेस्ट से जो वेस्ट फ्रूट के अंदर स्टोर किया गया था। इस तरीके से प्लांट अपने द्वारा बनाए गए वेस्ट को बॉडी से रिलीज करते हैं। तो बॉडी से रिलीज करने के लिए ये ढूंढते हैं ऐसी चीजों को जो चीजें इनके बॉडी पार्ट से कुछ दिनों बाद डिटैच होने वाली हैं। और डिटैच होने वाली क्या क्या चीजें? फ्रूट्स, लीव्स, और इसके अलावा प्लांट की स्टेम पे जमी हुई या बनी हुई चिपकी हुई छाल, जिसको हम बक्कल बोल देते हैं अपनी सरल भाषा में, है ना, देहाती भाषा में बक्कल बोल देते हैं।
तो ये बार्क, इसमें भी क्या होता है, वेस्ट प्लांट इसके जरिए ही क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। चले तो बात करते हैं, प्लांट ऑल्सो स्टोर सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करके रखता है अपने बॉडी के उन पार्ट्स में जो गिर जाते हैं, उससे डिटैच हो जाते हैं, जैसे क्या, जैसे कि पत्तियां, जैसे कि छाल और फल। प्लांट को छुटकारा मिल जाता है उस समय पर जिस समय पर ये पार्ट प्लांट से श्रेड ऑफ होते हैं, मतलब शेड ऑफ, नॉट श्रेड ऑफ, ठीक है, शेड ऑफ, श्रेड में अंतर होता है ना, शेड ऑफ का मतलब पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है, सेपरेट हो जाते हैं। तो सेपरेट जब ये हो जाते हैं, लीव्स, पीलिंग मतलब छिलके के रूप में बार्क हट जाती है और फल गिर जाते हैं, पक करके फल गिर जाते हैं, तो जो भी वेस्ट इनके अंदर स्टोर था वो प्लांट बॉडी से डिटैच हो गए। ऐसी स्थिति में हम ये बोलेंगे कि प्लांट ने उन सभी वेस्ट से छुटकारा पा लिया जो वेस्ट इसने अपने पास स्टोर करके रखे हुए थे। असल में स्टोर इसने करके रखे थे उन हिस्सों में जो आने वाले समय में प्लांट की बॉडी से सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट आपको एक्सक्रीशन इन प्लांट का यदि अच्छा समझ में आया तो ये एक वजह बन सकती है सेशन को लाइक करने की। यदि ये वजह है तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा। चले स्टार्ट करते हैं अगला कॉन्सेप्ट, दैट इज एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन, मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कंपैरेटिवली टू प्लांट्स, प्लांट से ज्यादा थोड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब यदि आपसे कंपैरिजन में पूछा जाए कि एनिमल में ज्यादा वेस्ट बनेगा या प्लांट में, तो आप एनिमल को बताएंगे, क्योंकि एनिमल बॉडी के अंदर ज्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, एनिमल ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, प्लांट इतने मेटाबॉलिक एक्टिव नहीं होते, ठीक है। तो एनिमल ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं, इस वजह से जो वेस्ट है वो वेस्ट भी एनिमल्स की बॉडी के अंदर ज्यादा बनता है, क्योंकि जब मेटाबॉलिक रिएक्शन ज्यादा होंगी तो जाहिर सी बात है बनने वाला प्रोडक्ट भी ज्यादा होगा, बनने वाला प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो बनने वाला बाय प्रोडक्ट भी ज्यादा होगा और परिणाम स्वरूप यहां पर वेस्ट भी ज्यादा होगा। एग्री? चले आगे बात करते हैं। तो बेटा एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में हम समूचे किसकी, समूचे जंतु जगत की बात करेंगे, मतलब पूरे एनिमल किंगडम की बात करेंगे, ठीक है। एनिमल किंगडम में आपको जो यहाँ पे एग्जांपल, जो डायग्राम आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है किसका, स्पॉन्जेस का, किसका, पोरीफेरा, स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस का डायग्राम आपको दिया बेटा, ये किसका डायग्राम बेटा, ये है पोरीफेरा। पोरीफेरा को ही हम क्या बोलते हैं, पोरीफेरा को ही हम बोलते हैं स्पॉन्जेस। ऐसा इस वजह से क्योंकि शरीर पर इस पे क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन छोटे छोटे पोर्स की वजह से पानी इसके अंदर एंटर करता है, इस वजह से हम इसको स्पॉन्ज की श्रेणी, मतलब स्पॉन्ज की संज्ञा दे देते हैं, ठीक है। स्पॉन्ज लाइक अ फोम, लेकिन फोम के वजह बोल सकते हैं सॉफ्ट नहीं होता, ठीक है। इसके पास स्पाइक्यूल्स होते हैं, इसका स्केलेटल सिस्टम बना होता है कैल्शियम का, सिलिकॉन का, इस वजह से ये ज्यादा हार्ड, मतलब स्पॉन्ज के कंपैरिजन में हार्ड होता है, ठीक है। चले आप देख रहे हैं कि यहां पर जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है व्यक्ति, जिसका हाथ आपको दिखा रखा है, उसने यहाँ पे एक डाई इंजेक्ट की है, मतलब डाई का आसपास के पानी में इसने डाई को क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, कॉन्ट्रास्ट डाई हरे रंग में जो आपको दिख रही है, ठीक है। इससे पता ये चलता है कि ये जो एनिमल है, इस एनिमल में वाटर के एब्जॉर्ब के बाद वाटर का फ्लो किस तरीके से होता है। सो इसने क्या किया होता है, अपनी बॉडी में जो छोटे छोटे छेद होते हैं बेटा, उनको ऑस्टिया बोलते हैं, ठीक है। इसकी बॉडी में जो स्मॉल ओपनिंग होती है उनको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। और ये जो आप सबसे बड़ी ओपनिंग यहां देख रहे हैं, दिस इज नोन एज ऑस्कुलम, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ऑस्कुलम बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्पॉन्ज क्या करता है, ये स्पॉन्ज जल के बहाव के जरिए अपने अंदर पानी अवशोषित, एब्जॉर्ब करता है, मतलब इसके ऑस्टिया के थ्रू पानी बहुत बड़ी मात्रा में अंदर आ जाता है, क्योंकि ऑस्टिया ज्यादा होते हैं ना कंपैरेटिवली, ऑस्कुलम से नंबर में ज्यादा होते हैं ना, तो पानी बड़ी मात्रा में इसके अंदर आता है। पानी के जरिए ये जो पोरीफेरा है, ये जरूरत की चीजें पानी में से निकाल लेता है, उस जरूरत की चीजों में इसके पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट भी हो सकते हैं, साथ ही साथ इसके अंदर हो सकती हैं रेस्पिरेटरी गैसेस। अपनी जरूरत की चीजों को निकाल लेने के बाद ये पानी के अंदर ही अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को रिलीज कर देता है, और ये पानी मेटाबॉलिक वेस्ट को लेते हुए इसके बॉडी की सबसे बड़ी ओपनिंग ऑस्कुलम के जरिए बाहर निकल आ जाता है, ठीक है। सो ये क्या होती है बेटा, ये स्पॉन्ज की बॉडी पर सबसे बड़ी ओपनिंग है, जिसका नाम क्या है, ऑस्कुलम, जिसका नाम क्या बेटा, ऑस्कुलम, लार्जेस्ट ओपनिंग होती है, ठीक है। सो दिस इज द लार्जेस्ट ओपनिंग इन द बॉडी ऑफ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज के शरीर पे सबसे बड़ी ओपनिंग यदि कोई है तो वो कौन सी होती है, ऑस्कुलम होती है, और ऑस्कुलम के जरिए ही जो स्पॉन्ज हैं ये क्या काम करते हैं, अपने एब्जॉर्ब पानी के अंदर वेस्ट डाल करके इसको बाहर रिलीज कर देते हैं। सो लेट मी शो यू अ डायग्राम, मैं आपको एक डायग्राम बना करके दिखा रहा हूं। सो लेट सपोज बेटा ये क्या है, स्पॉन्ज है, इस तरीके से ये स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज की बॉडी पे यहां पर सबसे बड़ा ऑस्कुलम लगा है ना। तो पानी इस तरीके से, कैसे,
पानी यहां से एंटर करता है इसकी बॉडी की स्मॉल ओपनिंग के जरिए, पानी के जरिए इसकी जरूरत की चीजें एंटर करती हैं, और जब एंटर करती हैं तो स्पॉन्ज क्या करता है, इसमें से अपनी जरूरत की चीजों को एब्जॉर्ब करता है, और जब पानी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट डाल देता है तो पानी को यहां से रिलीज कर देता है, ठीक है, ऑस्कुलम के जरिए रिलीज कर देता है, ठीक है भाई, ऑस्कुलम के जरिए क्या करेगा, रिलीज कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्पॉन्ज अपने शरीर में बनने वाले मेटाबॉलिक वेस्ट से छुटकारा पा लेता है। मैं बार बार छुटकारा क्यों बोल रहा हूं बेटा, जरूरी है ना ये, क्योंकि शरीर में इनका कोई इस्तेमाल तो है नहीं, यूजलेस है, और साथ ही साथ यूजलेस होने के साथ साथ ये शरीर के लिए कुछ विषैले प्रभाव भी रखते हैं, ठीक है, शरीर के लिए विषैले भी होते हैं, इस वजह से समय समय पर इनका निकल जाना बेहद जरूरी है। यदि किसी कारणवश शरीर से नहीं निकल पाए तो ये जीवन के लिए भी घातक सिद्ध हो सकते हैं, ठीक है, दे विल बिकम और दे विल बी प्रूव एज लाइफ लीथल, ये लाइफ के लिए लीथल सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। चले आगे बात करते हैं। हेलमिंथीज के अंदर, हेलमिंथीज क्या होता है बेटा, कुछ रेंगने वाले कीड़े होते हैं, ठीक है, अब जैसे केंचुआ है, ठीक है, हालांकि हम उसको हेलमिंथीज का ऐसा नाम तो नहीं देते हैं, उसको एनिलिडा के अंदर रखते हैं, बट फिर भी हम हेलमिंथीज शब्द का मतलब बोलते हैं वॉर्म। हेलमिंथीज शब्द का मतलब क्या होता है, वॉर्म होता है। हेलमिंथीज शब्द से हम दो फाइलम को जानते हैं एनिमल किंगडम के अंदर, प्लेटी हेलमिंथीज, एस्क्यू हेलमिंथीज, लेकिन एनिलिडा के ऑर्गेनिज्म को भी किस में रख लेते हैं, हेलमिंथीज में, क्योंकि हेलमिंथीज शब्द का मतलब होता है वर्म, ठीक है। चले, सो वर्म के पास जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, मैंने बताया ना सबके पास अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, सो इसके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है नेफ्रीडिया। लेकिन वही बात करें वर्टिब्रेट्स की, वर्टिब्रेट्स का मतलब जिनके पास रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम होता है, इन तमाम सभी जानवर के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो कौन होता है, किडनी होती है। किडनी हमारे शरीर के अंदर पानी और सॉल्यूट्स मींस आयन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करके रखती है। यदि शरीर के अंदर कोई अंग ऐसा काम करे जो शरीर के अंदर पानी, जल की मात्रा और आयंस की मात्रा दोनों को नियंत्रित करके रखे, तो इस प्रोसेस को हम ऑस्मोरेगुलेशन बोलते हैं, और ऑस्मोरेगुलेशन का यह काम हमारे शरीर के अंदर किडनीज करती हैं। लेकिन क्या शरीर से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने का काम सिर्फ किडनी करती हैं? तो शरीर के अंदर और भी दूसरे अंग होते हैं जो किडनी के साथ साथ मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने का काम करते हैं, ठीक है, किडनी के साथ साथ वो भी काम करते हैं, ठीक है। कौन कौन से ऑर्गन होते हैं चलिए समझते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। सामने दिया गया डायग्राम आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इस बच्चे को, इस कार्टून में जो आदमी दिखाया हुआ है, इसको कुछ पसीने आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या पसीना कारण बन सकता है मेटाबॉलिक वेस्ट के बाहर एक्सक्रीट आउट होने का? यस ऑफ कोर्स। तो हमारी स्किन शरीर का सबसे बड़ा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, वी कैन से शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। सहमत है इस बात से? एक वयस्क इंसान की जो त्वचा होती है, इसका वजन भी लगभग हो सकता है, लगभग 5 से 7 किलोग्राम के लगभग भी हो सकता है। तो सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? स्किन है, ठीक है। सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है, सबसे बड़ा ग्लैंड लिवर है। ये सभी चीजें चेंज हो जाती हैं यदि हम इनकी विशेषताओं को चेंज करते हैं। यदि अंग बोलने लगे तो कौन सा? त्वचा। सबसे बड़ी ग्रंथि बोलने लगे, लिवर। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? थायराइड, ठीक है। सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? थायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है। चले आगे बात करते हैं। तो स्किन के पास होती हैं स्वेट ग्लैंड्स, जिन स्वेट ग्लैंड्स के जरिए ये स्मॉल अमाउंट में वाटर, ज्यादा अमाउंट में वाटर रिलीज करना इसका काम नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑकेशनली ऐसा काम करते हैं। ऑकेशनली का मतलब जब कभी मौका मिलता है। कब मौका मिलता है? जब आसपास वातावरण का तापमान ज्यादा हो। तो वातावरण के ज्यादा तापमान में शरीर का तापमान ठंडा रखने के लिए स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, और उसी पसीने के जरिए क्या हो जाता है, कुछ अमाउंट में वाटर भी रिलीज हो जाता है। वाटर को मेनली शरीर से बाहर निकालने का काम किडनी का होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कोई दूसरा ऑर्गन काम करे ना करे, लेकिन किडनी जरूर करेंगे। लेकिन बहुत छोटी मात्रा में लंग्स भी, मतलब फेफड़े भी क्या करते हैं, पानी को बाहर रिलीज करते हैं, लेकिन वेपर फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में नहीं। किस फॉर्म में? वेपर फॉर्म में। चलो, सो स्किन हैज स्वेट ग्लैंड थ्रू व्हिच इट एक्सक्रीट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, यूरिया एंड सॉल्ट। जनरली आपने देखा होगा ना, यदि आप कोई डार्क कलर का कपड़ा पहन लेते हैं, जैसे कि ब्लैक, नेवी ब्लू, ऐसा कपड़ा यदि पहन लेते हैं और आपको पसीना ज्यादा आ जाए, तो पसीना या फिर शर्ट के सूख जाने के बाद आपने देखा होगा शर्ट पे सफेद कलर के क्या बन जाते हैं, कुछ नक्शे बन जाते हैं ना। ये नक्शे इस वजह से बन जाते हैं, नक्शे इन द सेंस ऑफ, मतलब थोड़ा सा हम सार्कास्मिक वे में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा फनी में बात कर रहे हैं, नक्शे नहीं होते हैं वो, ठीक है। तो क्या होते हैं, पसीना सूख जाने के बाद पसीने में मौजूद जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं, यूरिया होता है, सॉल्ट होता है, ये सब उसके ऊपर आपको दिखने लगता है, ठीक है।
सो घुली हुई स्टेट में नहीं दिखता है। जैसे इसमें से पसीने का वाटर कंटेंट इवेपोरेट हो जाता है तो आपको ये क्रिस्टल्स के सफेद सफेद के क्रिस्टल्स के रूप में आपको दिखने लगता है, ठीक है, पाउडर सब्सटेंस जैसे ऐसे कुछ दाग लगा उस पर, ठीक है ना। चलिए, सो लिवर एक्सक्रीट कोलेस्टेरॉल। लिवर क्या रिलीज करता है बेटा? कोलेस्टेरॉल रिलीज करता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनता कैसे है? शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनता है, जो आमतौर पे बनता है, ये शरीर में स्टीरॉयडल हार्मोन्स के टूटने से बनता है। शरीर के अंदर बॉडी के बहुत सारे काम को रेगुलेट करने के लिए शरीर में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसमें हार्मोन स्टीरॉयडल्स भी होते हैं। स्टीरॉयडल हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन होते हैं? इसमें होता है टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। तो ये सब कैसे होते हैं? ये सब के सब अपने आप में स्टीरॉयडल हार्मोन होते हैं। तो ये स्टीरॉयडल हार्मोन जब लिवर के द्वारा ब्रेक होते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बनता है, ठीक है। इसके अलावा बाइल बनता है लिवर में, ठीक है। बाइल कैसे बनता है? जब जो डेड आरबीसीज हैं, इन डेड आरबीसीज को ब्रेक करना होता है। तो डेड आरबीसी जो होती हैं, इनको क्रश करके लिवर क्या बना लेता है? बाइल बना लेता है। बाइल में पिगमेंट आते हैं आरबीसी के हीमोग्लोबिन को क्रश करने से, ठीक है। तो कुछ इंटरेस्टिंग पता चला? तो शायद ये वजह भी हो सकती है सेशन को लाइक करने की। तो जरूर सेशन को लाइक कीजिएगा यदि सेशन के बीच में आपको कुछ इंटरेस्टिंग बात पता चलती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि लिवर ने बाइल बनाया कैसे? बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ओल्ड आरबीसी, पुरानी आरबीसी को ब्रेक करके। आगे बात करते हैं, शरीर में जो फेफड़े होते हैं, लंग्स, ये भी क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी वेस्ट को रिलीज करते हैं, जो कि क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी मात्रा में रिलीज करते हैं और वाटर पर डे के लगभग, यदि हम प्रतिदिन की बात करें तो प्रतिदिन कितना रिलीज करते हैं? लगभग लगभग 400 ml, है ना। 100 ml का आधे लीटर में, है ना, आधे लीटर करीब हम पानी रिलीज कर देते हैं, आधे लीटर के करीब करीब, है ना, इतना पानी रिलीज हो जाता है। ज्यादा दौड़ भाग करने लगे, ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करने लगे तो और भी ज्यादा रिलीज हो सकता है, 400 ml से भी ज्यादा एक्सीड कर सकता है ना, क्योंकि शरीर में ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होगा, ज्यादा मात्रा में एनर्जी बनेगी, तो जाहिर सी बात है ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बनेगा। सहमत है इस बात से? चलिए, तो ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीशन का मेनली काम जो करते हैं वो करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स या एक्सक्रीटिव सिस्टम। इस एक्सक्रीटिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, ठीक है। अब सवाल ये है कि सिस्टम क्या है, ठीक है। सिस्टम होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन, ठीक है। कमेंट में बहुत सारे बच्चे आलू यादव का नाम ले देंगे ना। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन परफॉर्मिंग सेम फंक्शन और एसोसिएटेड विद द सेम फंक्शन, परफॉर्मिंग और associated with the same function, associated with same function, with the same function is known as system, ठीक है भाई। चलो, सो अब बात करते हैं ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीशन करने वाली एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है, जो हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से सवाल बन जाने की एक प्रबल संभावनाएं इसी कॉन्सेप्ट से, इसी आगे के कॉन्सेप्ट से होती हैं, ठीक है। सो सबसे पहले सवाल ये कि यदि सिस्टम का मतलब ऑर्गन का कॉम्बिनेशन, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन का कॉम्बिनेशन है? तो बेटा इसमें प्रेजेंट होती है ए पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, दोनों किडनी से निकलने वाली यूरेटर, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं। बेटा ये है क्या? ये वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं, दिस इज द किडनी, ठीक है। किडनी से जुड़ी हुई ये जो ट्यूब आप देख पा रहे हैं, दिस इज नोन एज यूरेटर। और ये यूरेटर किडनी में बनने वाले नहीं, किडनी में छनने वाले, है ना, किडनी में सेपरेट फिल्टर होने वाले यूरिया को, यूरिन को, यूरिया प्लस वाटर, यूरिन, सॉल्ट प्लस वाटर दैट इज NaCl प्लस वाटर, ब्राइन, है ना। सो ऐसे नाम बन जाते हैं। तो यूरिन क्या होता है? यूरिया प्लस वाटर। सो ये यूरिन कहाँ इकट्ठा होता है बेटा? यूरिया इकट्ठा होता है कहाँ? यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है, ठीक है। ये अचानक से चल जाने वाला प्रोसेस नहीं है, पूरे दिन लगातार चलने वाला प्रोसेस है। हम जब सो रहे हैं तब भी ये प्रोसेस चल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, सोते समय क्या होता है, फील होता है कि यूरिन पास करना है, ठीक है। तो बच्चों को अपने आप ये समस्या भी हो जाती है कि वो इसको क्या बोलते हैं, इसको नॉक्ट्यूरिया बोल देते हैं, ठीक है। रात में क्या होता है, सोते समय क्या होता है, यूरिन पास आउट हो जाते हैं इनवॉलेंटरी, ना चाहते हुए, नॉक्ट्यूरिया। लेकिन ऐसा यदि जनरली फील होता है तो यूरिनरी ब्लैडर पे लगने वाला प्रेशर हमारी नींद को ब्रेक कर देता है और नींद खुल जाती है, यूरिन पास करके आते हैं और सो जाते हैं फिर से, है ना। चलो, तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर लगभग 200 ml से 250 ml तक यदि यूरिन पहुंचता है तो तुरंत ये सिग्नल दे देती है हमारे
नर्वस सिस्टम को कि भाई इट्स द टाइम टू पास आउट द यूरिन, ये समय है यूरिन को पास आउट करने का। चलिए आगे बात करते हैं। सो किडनी क्या बेटा, किडनी हमारे शरीर में बी शेप राजमा के दाने की तरह दो क्या होते हैं, ऑर्गन होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे एब्डोमेन पेट के पीछे की तरफ होते हैं, ऑन द ईदर साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम के दोनों तरफ, ठीक है, मींस वर्टिबल कॉलम के दोनों तरफ, पेट के पीछे की तरफ, ठीक है, और वर्टिबल कॉलम एक इधर एक इधर, मतलब लिटरली साइड वाइज प्रेजेंट होते हैं। रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस बोलते हैं जहां पर किडनी प्रेजेंट होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है कंपैरिजन टू लेफ्ट किडनी। आप यहां पे देख पा रहे हैं कि राइट किडनी का लेवल और लेफ्ट किडनी का लेवल थोड़ा सा चेंज है। देखिए मैं लेवल बना के दिखा देता हूं, देखो थोड़ा सा चेंज है ना बेटा, थोड़ा सा चेंज है। तो लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है, राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है, ठीक है। अब कुछ समझदार बच्चे ये भी पूछ लेंगे सर ऐसा क्यों, है ना, सर ऐसा क्यों है? तो भैया ऐसा इस वजह से है क्योंकि नेचर ने ऐसा बनाया है, ठीक है। ऐसा मैं आंसर नहीं दूंगा कि नेचर ने बनाया है, ठीक है। जिसका आंसर होगा लॉजिकली, लॉजिक दे के बताएंगे भाई। होता है क्या कि हमारे शरीर में जो लिवर नाम का एक ऑर्गन है, इस लिवर नाम के ऑर्गन की पोजीशन या शेप कुछ ऐसी है कि इसमें दो लोब होते हैं। एक बड़ा लोब होता है जो इस तरीके का है, और छोटा लोब इसके साथ जुड़ा हुआ इस तरीके से है। तो लेफ्ट जो राइट लोब है ये नीचे होता है थोड़ा सा, जिसकी वजह से राइट किडनी को भी थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट कर देता है, दैट्स ऑल, ठीक है। इस वजह से राइट किडनी लेफ्ट किडनी के तुलना में थोड़ी सी तुलनात्मक रूप से नीचे होती है, ठीक है। चल आगे बात करते हैं। चलिए, हर एक किडनी के अंदर लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। बेटा अभी नेफ्रॉन क्या है, हम ये तो जानते हैं कि किडनी ब्लड में से यूरिया को फिल्टर करने का काम करती है, नो डाउट। बट जब ब्लड किडनी के अंदर एंटर करता है तो इस ब्लड में से यूरिया फिल्टर करने का काम करता कौन है? क्या ये किडनी अपने लेवल पे करती है? तो बेटा किडनी के अंदर क्या होते हैं, 10 लाख कर्मचारी होते हैं। एक किडनी के अंदर लगभग 10 लाख कर्मचारी होते हैं, और इन्हीं कर्मचारियों का नाम है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के अंदर ये ब्लड, या नेफ्रॉन के पास जब ये ब्लड जाता है तो नेफ्रॉन क्या काम करता है, इसमें से यूरिया को फिल्टर आउट कर लेता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता, बोल देना जितना आसान नहीं होता। एक बहुत बड़ी प्रोसेस इसके पीछे जिम्मेदार होती है, एक बहुत बड़ी बोल सकते हैं मैकेनिज्म इसके पीछे जिम्मेदार होती है, ठीक है। चलिए तो समझते हैं क्या कि दोनों किडनी के अंदर 1-1 मिलियन नेफ्रॉन है, तो मतलब दोनों किडनी के अंदर लगभग 2 मिलियन नेफ्रॉन हो गए, 20 लाख नेफ्रॉन हो गई, जिनका काम होता है इसका मेन फंक्शन परफॉर्म। किडनी का मेन फंक्शन ब्लड को फिल्टर करने का है, तो ब्लड फिल्टर होता है किडनी के अंदर मौजूद नेफ्रॉन्स के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो बेटा हमने यहां पर आपके लिए एनसीईआरटी का एज इट इज डायग्राम रखा है। एनसीईआरटी का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता था इस डायग्राम के अंदर सारी चीजें हैं जो सारी चीजें आपको जाननी जरूरी है। बेटा यहां पे आपको ब्लू कलर में और रेड कलर में दो ब्लड वेसल दिखाई गई हैं। ब्लू कलर में जो ब्लड वेसल है, जो ब्लू कलर की ब्लड वेसल है बेटा, ये प्योर ब्लड को लेके बाहर जाएगी, किडनी से छनने वाले साफ ब्लड को ये किडनी से बाहर लेके जाएगी। लेकिन किडनी के पास जो गंदा ब्लड, गंदे का मतलब होता है बेटा यहां पर, गंदे का मतलब है इन द सेंस कि जिसमें यूरिया मौजूद है, उस यूरिया वाले ब्लड को लेके कौन आती है बेटा, लेके आती है रीनल आर्टरी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डॉर्सल ऑर्टा भी यहां पे कह रहे हैं। लेकिन ये क्योंकि किडनी से संबंधित है, इस वजह से हम इसको और एफिशिएंट और बोल सकते हैं प्रिसाइज टर्म क्या देते हैं, रीनल आर्टरी। रीनल शब्द जुड़ा होता है किडनी से। रीनल शब्द किससे जुड़ा हुआ है, किडनी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो ये शब्द आ गया ना रीनल। सो एडरीनल, एडरीनल शब्द का मतलब क्या होता है, एड प्लस रीनल का मतलब हो बेटा, अभी मैंने आपको क्या बताया, रीनल का मतलब किडनी, एड मतलब एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब पड़ोस में, पास में। तो ये रीनल मतलब किडनी के पास में है, इस वजह से इसको क्या कहा गया है, एड्रीनल ग्लैंड कहा गया है। ये एड्रेनल ग्लैंड एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लेकिन किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई इसमें दिखाए बिना लोग रुकते भी नहीं है ना, दिखाए बिना एनसीईआरटी वाले जो राइटर हैं, एडिटर हैं, उनको रहा ही नहीं गया, ठीक है। चलो कोई नहीं, इसके जरिए हमारे पास एक मौका आ गया एड्रेनल ग्लैंड से इंट्रोडक्शन अपना कर लेने का, ठीक है, अच्छी बात भी है। सो एड्रेनल ग्लैंड का मतलब होता है दैट ग्लैंड विच इज प्रेजेंट एडजेसेंट टू किडनी, किडनी के पास में जो प्रेजेंट है, ठीक है। देखा, तो साइंस के अंदर मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं, साइंस के अंदर कोई वर्ड ऐसे ही नहीं रखा गया, हर एक शब्द के रखने का कारण है। साइंस में हर एक चीज के पीछे एक कारण है, क्यों, है ना, कि इसका नाम यही क्यों, क्योंकि ये पास में है किडनी के, और किडनी से संबंधित क्या शब्द है, रीनल, ठीक है। सो इस वजह से क्या बोला गया इसको, एड्रीनल। चले आगे बात करते हैं। बेटा यही एक नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन ब्लड को रिसीव करती है, ब्लड को रिसीव करने के बाद ब्लड में से जो ब्लड के एक्स्ट्रा कंपोनेंट है, साथ साथ जो टॉक्सिक कंपोनेंट है, वेस्ट है, यूरिया, इसको क्या कर देती है, बॉडी से बाहर या किडनी से ब्लड में से बाहर सेपरेट कर देती है। बाहर सेपरेट करने के बाद ये 10 लाख नेफ्रॉन छने हुए इस यूरिया को
यूरेटर के जरिए कहां भेजते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में भेजते हैं। इस तरीके से कहां भेजते हैं बेटा? ये भेजते हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ठीक है, कहां भेज देते हैं बेटा? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भेज देते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में जैसे ही बूंद बूंद करके जमा होने वाला यूरिन जैसे ही 200 से 250 ml की मात्रा पे पहुंचता है, ये तुरंत एक सिग्नल दे देता है यूरिन ब्लैडर की वॉल्स में लगे हुए रिसेप्टर से कि भाई अब ये समय है यूरिन को पास करने का। ठीक है, चल। सो दिस इज द नेफ्रॉन, ये एक नेफ्रॉन है। ठीक है, सो किडनी के अंदर मौजूद ये नेफ्रॉन ब्लड को रिसीव करती है जिस ब्लड वेसल से बेटा, इसका नाम होता है एफरेंट आर्टरियोल। क्या नाम होता है बेटा? इसका नाम होता है एफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, और जब ये ब्लड किडनी के नेफ्रॉन में एंटर होता है तो एंटर होने के बाद एक ब्लड की कैपिलरी में एंटर होता है, एक ब्लड वेसल का गुच्छा बना होता है, टॉप टॉप ब्लड वेसल, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमीरुलस। क्या बोलते हैं इसको? ग्लोमीरुलस। जैसे ही ब्लड इस ग्लोमीरुलस में जाता है तो ग्लोमीरुलस में बनने वाला हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ब्लड के छन्ने का कारण बन जाता है बेटा, ब्लड के फिल्टर होने का कारण बन जाता है। और छन्ने के बाद जो चीजें रिटेंटेट के रूप में ब्लड में बचती हैं वो इसके जरिए यहां से रिलीज हो जाती हैं, जिस ब्लड वेसल का नाम होता है इफरेंट आर्टरियोल। लेकिन बेटा छन जाने वाला ये प्रोसेस या यूरिन बनने वाला ये प्रोसेस सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। एक्चुअल में ग्लोमेरुलस में बना हुआ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्यों बना? तो देखिए ध्यान से, यदि आप डायग्राम को थोड़ा और क्लैरिफाइड विजन में देख पाए तो आप देखेंगे कि ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, कौन सा? ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला इफरेंट आर्टरियोल। तो इफरेंट आर्टरियोल की जो डायमीटर है वो कंपैरेटिवली इफरेंट आर्टरी सॉरी मिस प्रोनाउंशिएट हो गया, एफरेंट आर्टरियोल की जो डायमीटर है वो कंपैरेटिवली इफरेंट आर्टरियोल से बड़ी है। ठीक है, डायमीटर इसकी बड़ी है, इसकी छोटी है। तो आने वाला ब्लड ज्यादा होगा और जाने वाला ब्लड कम होगा। जब आने वाला ज्यादा होगा जाने वाला कम, तो सारा का सारा प्रेशर तो वहीं बिल्डअप हो जाएगा जहां ये ब्लड टफ्ट में रुका हुआ है। तो इट मींस यहां पर ब्लड का प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि पीछे से ब्लड धुआंधार आए जा रहा है, आगे से इतने निकल नहीं रहा। तो क्या होगा? यहां पर प्रेशर बन जाएगा, इसी प्रेशर की वजह से ब्लड फिल्टर हो जाता है। अब ब्लड का फिल्टर होना अपने आप में एक पॉजिटिव बात है, लेकिन ये जो प्रेशर होता है ये ब्लड की कुछ एसेंशियल चीजों को भी इसमें से बाहर निकाल देता है। ब्लड की जो एसेंशियल चीजें ब्लड में से बाहर रिलीज हो गई हैं, अब जरूरत है ब्लड को वो वापस चाहिए। ठीक है, सो ब्लड को जब ये वापस चाहिए तो ये वो रास्ता है जिस रास्ते के थ्रू आप नीले रंग के एरो देख रहे हैं, इसमें से वो फिल्ट्रेट ब्लड में से छनी हुई वो कंपोनेंट इसके जरिए यहां पर जाते हैं, जिस फाइनल डेस्टिनेशन को हम क्या बोल रहे हैं? फाइनल डेस्टिनेशन को हम बोल रहे हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोल रहे हैं इसको? कलेक्टिंग डक्ट बोल रहे हैं। तो कलेक्टिंग डक्ट ही क्या होगी? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ही क्या होगा? ये सब का सब यूरिन कलेक्ट होगा। ठीक है, सारा का सारा यूरिन कहां पे कलेक्ट होगा? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर कलेक्ट होगा। ठीक है, तो सारा का सारा यूरिन कहां? कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होगा। डन। इसके बाद बात करते हैं, तो यूरिन यहां पे है तो इसका मतलब ब्लड के जो एसेंशियल कंपोनेंट थे वो कहां गए? तो होता क्या है, ये वाला पार्ट बेटा हम इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एक कॉन्वोल्यूशन देख रहे हैं और ऐसी कॉन्वोल्यूशन एक और बनती है जिसको हम बोलते हैं डीसीटी। ये लूप आप देख रहे हैं डक्ट का, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले, तो लूप ऑफ हेनले के जरिए क्या होता है? यूरिन या फिल्ट्रेट ऐसे निकल रहा होता है, और लूप ऑफ हेनले के जरिए ही बेटा ध्यान रखेंगे, ध्यान सुनेंगे, फिल्ट्रेट में जो चीजें ब्लड की इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जो फिल्ट्रेट में आ गए हैं वो इस पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट के जरिए, सॉरी पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी के जरिए, साथ साथ कलेक्टिंग डक्ट भी इस काम को करती है। तो इसके जरिए ही ब्लड को वो तमाम चीजें वापस मिल जाती हैं जो ब्लड ने खोई हैं। देखिए क्या क्या खोया है, रेड कलर में, ग्रीन कलर में और येलो कलर में। रेड कलर में बेटा आपको दिख रहा है सोडियम, आयन वापस एब्जॉर्ब हो गया, अमीनो एसिड एब्जॉर्ब हो गया, और ग्रीन कलर में ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया। ग्रीन कलर में क्या एब्जॉर्ब हो गया? ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया। देखिए सोडियम आ गया ब्लड में वापस, अमीनो एसिड आ गया, ग्लूकोज आ गया। ठीक है, इस तरीके से इंपॉर्टेंट सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट ब्लड को वापस मिल जाते हैं, और ब्लड यहां से लेके रवाना हो जाता है रीनल वीन के जरिए। ठीक है, पीछे वाले डायग्राम में मैंने आपको बताया इसको हम रीनल वीन भी बोल देते हैं। सो इस रीनल वीन के जरिए शरीर से बाहर तो नहीं भाई, किडनी से बाहर ये साफ ब्लड को हार्ट के पास ले जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सो इस तरीके से नेफ्रॉन ने हमारे ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को सेपरेट किया।
ना सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट को सेपरेट किया, बल्कि शरीर में पानी की मात्रा को भी नियंत्रित किया। ज्यादा पानी है तो ज्यादा पानी को निकाल देगी, कम पानी है तो पानी को बचा लेगी। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पीते ना सभी लोग गर्मियों में, नुकसानदायक होती है। क्यों? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में मौजूद जो कैफीन होता है, ये ब्लड में घुल करके हमारे ब्रेन को एंटी डाययूरेटिक हार्मोन निकालने से मना कर देता है, निकालने से मना रोक देता है। अब जब ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन नहीं निकलता, तो ये एडीएच हार्मोन पानी बचाता है शरीर के लिए, किडनी से बोलता है पानी बचा के रखो। अब ये कहने सुनने वाला किडनी से जो कहने सुनने वाला हार्मोन एडीएच है, कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से एडीएच का लेवल जैसे ही डाउन होगा, किडनी को अब कहने सुनने वाला कोई है ही नहीं। अब किडनी धुआंधार क्या धड़ाधड़ क्या निकालना शुरू कर देगी, शरीर से पानी निकालना शुरू कर देगी। यही वजह है कि कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद भी प्यास नहीं बुझती है, प्यास बुझती है सिर्फ से पानी से। ठीक है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पीने से शरीर का पानी और ज्यादा लॉस होता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। सो ऐसा इस वजह से, क्योंकि ये सारा का सारा कितना पानी एब्जॉर्ब करना है, कितना पानी एब्जॉर्ब नहीं करना है, इस सब का सब हार्मोनल रेगुलेशन से होता है। हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं, और इसके लिए प्रमुख हार्मोन होता है एडीएच, जो ब्रेन से रिलीज होता है। चाय पीने वाले भी कैफीन पी रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीने वाले भी कैफीन पी रहे होते हैं। तो चाय पीने वाले, कोल्ड ड्रिंक पीने वाले, इन सभी के शरीर में एडीएच का सप्रेशन हो जाता है, एडीएच सप्रेस हो जाता है, और किडनी ऐसी सिचुएशन पानी को कंजर्व नहीं कर पाती, पानी शरीर से लॉस होने शुरू हो जाता है। ठीक है, पानी शरीर से लॉस होना शुरू हो जाता है। चलिए, सो हमने समझा किसके बारे में, नेफ्रॉन के बारे में। लिखा हुआ क्या है, इन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन सोडियम, अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज आर रीअब्सॉर्ब्ड। ब्लड में वापस, फिल्ट्रेट से वापस ब्लड में ये तीनों चीजें, तमाम चीजें वापस डाल दी जाती हैं। आगे बात करते हैं, बात करते हैं बेटा हीमोडायलिसिस की। जनरली हमें समझना है कि शरीर के अंदर, ये हम समझ चुके हैं कि शरीर के अंदर इन नाइट्रोजनस वेस्ट का बाहर रिलीज होना कितना जरूरी है। जरूरत की दो वजह हैं। पहला, शरीर के अंदर इन वेस्ट का कोई इस्तेमाल नहीं है, साथ ही साथ शरीर के अंदर इन बनने वाले मेटाबॉलिक वेस्ट का विषैला प्रभाव होता है। तो इस विषैले प्रभाव की वजह से यह जरूरी हो जाता है कि शरीर से इन मेटाबॉलिक वेस्ट को शरीर से बाहर निकाला जाए। मैंने पूछा आपसे भी पहले भी, क्या होगा यदि इस काम को करने वाले ऑर्गन काम ही करना बंद कर दें? तो शरीर के अंदर इन विषैले पदार्थों की जो कॉन्सेंट्रेशन है बढ़ती चली जाएगी, और शरीर के लिए एक समय घातक हो जाएगा, जिस समय पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम हो जाएगी। जीवन के लिए अपने आप में घातक परिस्थिति बना सकता है। क्या पढ़ा? जनरली किडनी फेलियर कॉमन तो नहीं है, लेकिन कुछ केस में किडनी फेलियर हो जाता है, जैसे कि कुछ ट्रॉमा, कुछ एक्सीडेंट, कुछ चोट आ गई है, कोई बॉडी का इंफेक्शन है, कोई अल्कोहल बहुत लंबे समय से पी रहा है, तो क्या हो जाती है, ऐसी सिचुएशन में किडनी फेल हो जाती है। और किडनी नॉर्मली मतलब फिल्ट्रेट तो तैयार करती है, नो डाउट, लेकिन किडनी का मेन काम था फिल्ट्रेट में से जरूरत की चीजों को एब्जॉर्ब कर लेना और वेस्ट चीजों को बाहर निकालना। यह काम किडनी का ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। जब किडनी ऑस्मो रेगुलेशन के इस काम को नहीं कर पाती, या फिर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव सेक्रीशन नहीं कर पाती, तो ऐसी सिचुएशन में किडनी को फेल माना जाता है, किडनी असफल हो गई है उस काम को करने के लिए जिस काम को करने के लिए इसको बनाया गया था। इसको बनाया गया था ब्लड में से कुछ चीजें, सेलेक्टेड चीजों को निकालने के लिए, और ब्लड में से यदि कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ भी गई हैं तो उनको वापस ब्लड को दे देने के लिए। यह काम ही ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। और जब किडनी ऐसा काम नहीं कर पाती, सो वी आर सेइंग दैट किडनी आर टोटली फेल्ड, किडनी क्या हो गई, फेल हो गई। ऐसे सिचुएशन में द टेक्निक वी हैव इज नोन एज हीमोडायलिसिस। जो टेक्निक हमारे पास है उसका नाम क्या बेटा? उस टेक्निक का नाम है हीमोडायलिसिस। टेक्निक का नाम क्या है? हीमोडायलिसिस। जो हमारे लिए इस काम को करके देगी, किस काम को करके देगी? ब्लड में से मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालेगी। कौन सा मेटाबॉलिक वेस्ट? नाइट्रोजनस वेस्ट। चले, तो कुछ केस में जैसे कि इंफेक्शन हो जाता है, कोई इंजरी, कोई चोट आ जाती है, यदि खून का प्रवाह, किडनी के पास खून का प्रवाह लिमिटेड हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या हो जाता है, ऐसी सिचुएशन में भी किडनी फेल हो जाती है। अब हमने क्या बात करी? अब हमने बात करी कि किडनी जनरली कब फेल होती है, इन दी गई सिचुएशंस में फेल होती है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि किडनी को जरूरत पड़ती है अब हमें क्या करने की? रिप्लेस करने की, है ना भाई? तो जनरली किडनी को रिप्लेस करना क्या कहा जाता है? किडनी ट्रांसप्लांट कहा जाता है। तो कुछ केस में यदि मैचिंग किडनी मिल जाती है तो हम क्या कर देते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट भी करा सकते हैं। लेकिन यदि किडनी ट्रांसप्लांटेशन नहीं मिल रहा तो क्या होगा? तो ऐसी सिचुएशन में वी हैव द टेक्निक हीमोडायलिसिस। ये हीमोडायलिसिस ही हमारे लिए ब्लड में से यूरिया सेपरेट करके देगी। क्या होती है हीमोडायलिसिस? ध्यान से समझेंगे बेटा। लेट्स सपोज दिस इज द हैंड ऑफ अ पेशेंट। ये पेशेंट का हाथ है, और इस हाथ में हमने लगा रखे हैं बिटवा 2 ड्रिप लगा रखे हैं बिटवा।
कितनी? 2 ड्रिप। ड्रिप मतलब कैन्यूला। कैन्यूला मतलब जिसके जरिए ऐसा नहीं होता ग्लूकोज में पहले सुई लगा के टेप मार देते हैं, उसको कैन्यूला बोलते हैं ना, सादा भाषा में इसको ड्रिप भी बोल देते हैं ना, ड्रिप। सो कैन्यूला 2 लगाने होते हैं और 2 कैन्यूला में से एक कैन्यूला से ब्लड बाहर आता है, वो गंदा ब्लड है जिसमें यूरिया है। अब इस ब्लड को हम एक मशीन के अंदर एंटर कराते हैं जिस मशीन का नाम है डायलाइजर। इस मशीन का नाम क्या बचे? इस मशीन का नाम है डायलाइजर। और यही हमारी किडनी का काम करेगी। इस वजह से इसको क्या कहा जाएगा? इस वजह से इसको कहा जाएगा आर्टिफिशियल किडनी। क्या कहा जाएगा इस वजह से? इसको आर्टिफिशियल किडनी कहा जाएगा। इस वजह से इसको क्या कहा जाएगा? आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, कृत्रिम रूप से ये काम कर रही है रक्त को शुद्ध करने का। ठीक है, तो बताइए बॉडी के अंदर ब्लड प्योरीफायर कौन है? बॉडी के अंदर ब्लड प्योरीफायर कौन है? ठीक है, बताएंगे जल्दी फटाफट से। कमेंट सेक्शन के अंदर जिन बच्चों को पता है वो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप करेंगे कि बॉडी का ब्लड प्योरीफायर कौन है। ठीक है, ज्यादातर बच्चे किडनी आंसर देंगे ना, स्मार्ट बच्चे। बेटा किडनी नहीं होगी, ब्लड बॉडी के अंदर प्योरीफाई करने का काम लंग्स का होता है। ठीक है, इसका काम तो फिल्टरिंग का होता है। तो फिल्टरिंग जो ऑर्गन है दैट इज किडनी और प्योरीफाइंग ऑर्गन लंग्स। क्योंकि ब्लड प्योर माना जाता है जब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, ब्लड फिल्टर माना जाता है जब उसमें से इंप्योरिटी सेपरेट हो जाती है। तो जो फिल्टर करने वाला ऑर्गन है दैट इज किडनी और प्योरीफाई करने वाला ऑर्गन है लंग्स। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अब इसमें क्या होता है बेटा? इसमें इस मशीन में जैसे ही ब्लड एंटर करता है तो इस मशीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ ट्यूब्स। इस मशीन के अंदर प्रेजेंट होती हैं ट्यूब्स जो सेलोफेन की ट्यूब्स होती हैं। सेलोफेन की ये ट्यूब्स परमिएबल होती हैं किसी भी सब्सटेंस के हाई से लो कंसंट्रेशन के जाने के लिए परमिएबल होती हैं। सो इसके अलावा बेटा यहां पर भरा होता है, इसके अलावा इस डायलिसिंग मशीन के अंदर भरा होता है डायलाइजिंग फ्लूइड, डायलिसिंग सॉल्यूशन भरा होता है। क्या भरा होता है? डायलिसिंग सॉल्यूशन। ठीक है, इस डायलिसिंग सॉल्यूशन में वो तमाम चीजें होती हैं जो ब्लड के प्लाज्मा में है। सिर्फ वो चीज हमें ब्लड के प्लाज्मा में या फिर डायलिसिंग सॉल्यूशन में नहीं रखनी जो ब्लड के प्लाज्मा से हमें बाहर खींचनी है। सोचिए, ब्लड के प्लाज्मा में जो भी चीज है हम सभी डायलिसिंग सॉल्यूशन भरेंगे, रखेंगे उसी कॉन्सेंट्रेशन में जिसमें प्लाज्मा में है। ठीक है, मतलब जिस कॉन्सेंट्रेशन में वो सब्सटेंस प्लाज्मा में है सेम कॉन्सेंट्रेशन हम डायलिसिंग सॉल्यूशन में रखेंगे। लेट्स सपोज शुगर की बात करें तो मान लीजिए कि बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा है उसके अंदर शुगर की 120 की एक क्वांटिटी में कॉन्सेंट्रेशन है, तो हम डायलिसिंग सॉल्यूशन में भी 120 रखेंगे सो दैट कॉन्सेंट्रेशन सेम बने होने की वजह से ब्लड में से ग्लूकोज का लेवल फ्लक्चुएट ना हो, डिस्टर्ब ना हो। जब 120 डायलिसिंग सॉल्यूशन में 120 प्लाज्मा में है तो ना तो प्लाज्मा से शुगर डायलिसिंग सॉल्यूशन में आएगी ना ही डायलिसिंग सॉल्यूशन से ब्लड में जाएगी। तो हमें जो चीज ब्लड में से बाहर निकालनी है उसी चीज को हम डायलिसिंग सॉल्यूशन में नहीं भरेंगे। तो आप सवाल का जवाब जान चुके हैं कि हम डायलिसिंग सॉल्यूशन में क्या नहीं भरेंगे। तो नहीं भरेंगे हम यूरिया, नहीं भरेंगे हम यूरिक एसिड, क्योंकि यही चीज तो हमें ब्लड में से निकालनी है। चलिए, सो ये ब्लड एंटर कर गया, रेड कलर से बनाना था, ये ब्लड एंटर कर गया बेटा डायलिसिंग मशीन के अंदर, सेलोफेन ट्यूब्स के अंदर, और इसमें से अब रिलीज होने लगेगा बेटा क्या? अब रिलीज होने लगेगा इसमें से यूरिया, और ये यूरिया रिलीज होगा और डायलिसिंग सॉल्यूशन में मिल जाएगा। तो एक समय पे डायलिसिंग सॉल्यूशन खराब हो जाएगा, है ना? जाहिर सी बात है, आप सही सोच रहे हैं कि जब डायलिसिंग सॉल्यूशन में यूरिया भरता चला जाएगा तो एक समय तो ऐसा आएगा कि प्लाज्मा में और डायलिसिंग सॉल्यूशन में यूरिया बराबर हो जाएगा। तो चिंता का विषय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी इस मशीन के अंदर एक जगह से फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन आता रहेगा और एक जगह से गंदा डायलिसिंग सॉल्यूशन निकलता रहेगा। डर्टी डायलिसिंग सॉल्यूशन हम इससे निकालते रहेंगे। तो डर्टी डायलिसिंग सॉल्यूशन यहां से निकलता रहेगा। ठीक है, डर्टी डायलिसिंग सॉल्यूशन निकलता रहेगा और फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन हम इसमें डालते रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से जब ये ब्लड इसमें से प्योरीफाई हो करके बाहर निकलेगा तो प्योरीफाई होकर निकल के आने वाला ब्लड हम बॉडी के अंदर वापस डाल देते हैं। लेकिन फिर से इतना आसान नहीं है, क्योंकि शरीर के बाहर घूम रहा ये ब्लड, शरीर के बाहर घूमने वाला ये रक्त शरीर के बाहर के तापमान के अनुसार क्या हो चुका है? सेट हो चुका है। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं? यहाँ पे एक हीटर लगाते हैं जो ब्लड को क्या करेगा? ब्लड को उसी तापमान का बनाएगा जिस तापमान का शरीर में ये होता है। तो ब्लड को हीट कर देते हैं हीटर से, और साथ साथ हम लगाएंगे एक पंप। ठीक है, जो क्या करेगा? जो ब्लड को बॉडी के अंदर प्रेशर से क्या करेगा? अंदर की तरफ पंप कर देगा। ठीक है, इस तरीके से डायलिसिंग का ये प्रोसेस पूरा होता है।
ठीक है। अब ऐसे केस में जब पेशेंट की किडनी फेल है, डायलिसिस बताया गया होता है, तो डॉक्टर जनरल सलाह पेशेंट को देते हैं कि भाई आप ज्यादा प्रोटीन वाली डाइट मत खाना, क्योंकि प्रोटीन के टूटने से शरीर में बनता है अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड के टूटने से ही नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं। ठीक है। सो इंटरेस्टिंग फैक्ट फिर से बता रहा हूं एक और, क्या कि शरीर के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन से, कीटोन बनता है फैट के ब्रेकडाउन से, वाटर बनता है रेस्पिरेशन में। तो सवाल यह है कि यहां पर ये हमारी बॉडी के अंदर अमीनो एसिड के टूटने से बनता है, जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो अमीनो एसिड के टूटने से बनता है। इस वजह से जब किसी किडनी फेल होती है ना, तो ऐसी सिचुएशन से बोल जाता है भाई प्रोटीन ज्यादा मत खाना, ठीक है, आप मीट वीट मत खाना, दाल वाल कम करना, ठीक है, ज्यादा नहीं खाना, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोटीन होगा शरीर में उतना ज्यादा अमीनो एसिड टूट करके उतना ज्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्डअप होगा, और जल्दी जल्दी आपको डायलिसिस पे आना पड़ेगा, ये समस्या हो जाती है। ठीक है। सो हीमोडायलिसिस इस तरीके से होता है। अगली स्लाइड के अंदर, सॉरी अगली स्लाइड खत्म हो गई यहाँ पे, है ना। सो बेसिकली इस तरीके से हमारे शरीर में जो मौजूद ब्लड है इसको क्या किया जाता है? फिल्टर किया जाता है। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि किडनी ही की फेल है, एक किडनी फेल है, तो इस सिचुएशन में एक किडनी को निकाल देते हैं। जब एक किडनी निकल जाती है तो दूसरी किडनी का साइज बढ़ जाता है, इसको हम कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। यदि किसी मरीज की दो किडनी में से एक किडनी फेल हो जाए, तो उस बची हुई एक किडनी को, जो फेल किडनी है उसको निकाल दिया जाता है, और जो साधारण जो सही किडनी चल रही है उसको रख लिया जाता है ना। तो जो किडनी बची है, या कभी ट्रांसप्लांट भी करना पड़ जाता है ना, तो ऐसी सिचुएशन में बची हुई किडनी का साइज बढ़ जाता है। ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, तो यदि सेशन के बीच में कहीं भी आपको कोई भी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लेवल पे आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, तो सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कीजिएगा, क्योंकि विद्या का जो ज्ञान, मतलब ज्ञान जो है ये बांटने से बढ़ता है ना, विद्या बांटने से बढ़ती है, तो इसको बांटेंगे जितना वो आपके पास उतनी ही बढ़ जाएगी। ठीक है। सो सेशन को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्लास रेस्ट्रिक्टेड, एकेडमिक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, सभी के लिए है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि सभी के लेवल का ये लेक्चर है, तो सभी के साथ शेयर करें। टिल देन, थैंक यू ऑल, बाय बाय।